हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इंडिया पर क्या हुआ, ठीक है ना। कैसे पड़ा जो है इंडिया की इकोनॉमी उससे कैसे जो है इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, इसके टॉपिक को देखने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हुए थे सत्याग्रह, उसके प्रिंसिपल और इंडिया में अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा चलाया गया था। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में क्या था। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की कुछ बातों को समझ लेते हैं। 10th क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन उसके कुछ बातों को, उसके कुछ फीडबैक हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं, उसके कुछ बातों को समझ लेते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार कहने का मतलब, वर्ल्ड वार कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा युद्ध जिसमें एक तरह से पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया हो और उसमें वर्ल्ड के अधिकांश जो देश हो उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो इसमें टोटल लगभग 37 कंट्री जो थे शामिल थे, ठीक है ना। और ये पूरे के पूरे दो ग्रुप में जो था बटे हुए थे पूरे के पूरे। इसमें से फर्स्ट ग्रुप को अलाइज ग्रुप और दूसरे को सेंट्रल पावर कहा गया, ठीक है ना। फर्स्ट अलाइज ग्रुप में लगभग 17 गो से ज़्यादा, अर्थात 17 कंट्रीज से ज़्यादा था, और इसमें भी लगभग 17-18 कंट्री था आपको सेंट्रल पावर में। इसके फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था बेसिकली वो आपको 1914, अर्थात अगर देखिए 1914 में तो 28 जुलाई से शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक चला हुआ था। अगर देखें इसको, अगर मंथ में देखें तो टोटल 52 मंथ अर्थात 52 मंथ ये वॉर चला हुआ था। ये बहुत बड़ा लंबा टाइम ऑफ पीरियड होता है। इतना दिन तक वॉर चलना, सोचिए कितना ज़्यादा इसमें पैसा से लेकर के, लोगों के जान से लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ों की हानि हुई थी इसमें, ठीक है ना। खूब आराम से समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इसको समझ आ जाएगा और क्लियर होगा, टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आराम से समझिएगा। बेसिकली क्या हुआ था, इसके वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक ही कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट कॉज अगर बात देखेंगे, तत्कालीन कारण को अगर देखते हैं, रिसेंट कॉज को, तो उसमें से हम लोग देखते हैं जो है सेराजेवा मर्डर कांड जो था। बात समझे कि नहीं। एक्चुअली क्या था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार और वो अपनी पत्नी के साथ बोस्निया में, ठीक है ना। यहाँ बोस्निया और सर्बिया क्या है, देखिए बोस्निया सर्बिया, उधर से आएंगे तो क्रोशिया, बोस्निया सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, ग्रीस वगैरह, ये सब एक बाल्कन क्षेत्र था। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में देखेंगे तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो क्या होता है, बोस्निया में आता है घूमने। बात समझे कि नहीं। मान लीजिए गर्मी की छुट्टी मनाने वो अपनी वाइफ के साथ बेचारा वहाँ पे वो आता है और उसका वहाँ पे मर्डर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया क्या करता है कि सर्बिया पर उसका क्लेम लगाता है कि नहीं, आप ही के द्वारा मर्डर कराया गया है। वहाँ पर एक जो है रेवोल्यूशनरी जो है एसोसिएशन काम करता है जिसका नाम था ब्लैक हैंड, ठीक है ना। वो बोलता है कि आपके यहाँ जो रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है, जो संगठन है, उसी का काम है मेरे राजकुमार का हत्या कराया गया हुआ है उन्हीं के द्वारा। लेकिन सर्बिया क्या करता है, इसको डिनाई करता है, कहता है कि मेरा ही हाथ नहीं है, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रिया को चढ़ाने बढ़ाने वाले बहुत सारे कंट्री होते हैं। इधर से जर्मनी था, बात समझे कि नहीं। तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, बुल्गारिया, ये सभी के सभी खुद ही एक ऑटोमन जो था एम्पायर था। इसमें ऑटोमन में तो बहुत सारे कंट्रीज आते थे जो उसके अंडर में कॉलोनी था, वो सभी के सभी। तो इन सभी लोगों के द्वारा जो है, मतलब एक नहीं होता है कि वो झगड़ा दो आदमी में हुआ और उसका जो दुश्मन है, बात समझे कि नहीं, उसके तरफ से है कोई है तो उसको चढ़ाएगा कि अरे यार करो ना, हम पीछे से हैं, ठीक है ना। तो इधर से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर चढ़ावे बढ़ावे में आकर के आक्रमण कर दिया पहले, ठीक है ना। और उससे इस तरह क्या हुआ, एक वर्ल्ड वार, ये इधर से आक्रमण किया, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा कोई आया, उसका दुश्मन जो इधर से था तो इधर से आ गया। इस तरह करते 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 वर्ल्ड वार शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कहानी था एक वर्ल्ड वार का, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। एक तरह से कोई भी कहीं भी वॉर होता है तो हानि ही होता है, लॉसेज होता है, ठीक है ना। इसमें जो था इंग्लैंड जो था बेसिकली, अगर हम लोग, क्योंकि इंडिया में हम लोग अभी इंडियन नेशनलिज्म में इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं था, ठीक है ना। इसमें केवल मिलिट्री गए थे इंडिया से, ठीक है ना। और वो भी इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि इंग्लैंड का क्या था, एक इंडिया कॉलोनी था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। तो इंग्लैंड किधर से था, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लैंड जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस ग्रुप से था, तो अलाइज ग्रुप से था, ठीक है ना। और सेंट्रल ग्रुप से जर्मनी वगैरह, ऑटोमन एम्पायर वगैरह, ये ऑस्ट्रिया वगैरह, बुल्गारिया वगैरह था, ठीक है ना।
तो इतना बात तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं इसका जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होता है, एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इंडिया में क्या हो रहा था कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी 1915 में जब इंडिया है तो वो ब्रिटिशर्स को उतना खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि इनसे प्रेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है और ये जो है एक तरह से न्यायप्रिय है, बात समझे कि नहीं, ये कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो और यही कारण भी था कि वो साउथ अफ्रीका में वॉर ऑफ बोर में क्या किए थे, बहुत ही ब्रिटिशर्स को हेल्प किए हुए थे, जिसकी वजह से उनको कैसर हिंद की उपाधि टाइटल मिला हुआ था। ये छोटी छोटी बात को आप याद रखिएगा तो समझ आएगा। तो महात्मा गांधी उनके उतना खिलाफ नहीं थे, लेकिन हाँ जो यहाँ पर चल रहा था उसके जो वो चाहते थे कि यहाँ पर लोगों को आत्मनिर्णय लेने का राइट मिले, बस समझे कि नहीं। आत्मनिर्णय करने का मतलब क्या कि लोगों को स्वराज मिले, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लोगों ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसके द्वारा जो इंडियंस के ऊपर सप्रेशन किया जा रहा है वो ख़त्म हो, ठीक है ना, और इनको अपना राइट कुछ मिले, समझे कि नहीं। तो महात्मा गांधी का मेन व्यू ये था। तो हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ। इतना बात तो समझ आया होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक छोटा मोटा आपको एक तरह से पर्सपेक्टिव आपके सामने एक आपको छोटा मोटा मैप मिल गया, इससे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या इसके कुछ इम्पैक्ट को देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में किस तरह हुआ उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है, इट लेड टू अ ह्यूज राइज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो जो है अगर यहाँ पर यहाँ डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो रक्षा व्यवस्था जो था, रक्षा जो एक तरह से डिफेंस जो सिस्टम था उस पर बहुत अधिक मात्रा में जो है एक्सपेंडिचर जो खर्च है बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पर भी वॉर होगा तो आप बताइए उसमें गोला बारूद चाहिए ही, बात समझिए कि नहीं, बंदूक चाहिए ही। तो ये सारे चीज़, उसके अलावा वहाँ पर जो लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, जो आर्मी थी वो आर्मी लड़ रही है, उनके लिए जो है खाने पीने के सामान से लेकर के उनके पहनने वढ़ने से लेकर के इन सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता उन लोगों की पड़ती है। और इसके अलावा लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है। तो एक तरह से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी एक तरह से बढ़ गया और इससे इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही उस समय इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ चल रही थी हर जगह पे, ठीक है ना, हार्डशिप था, डिफरेंट तरह की बीमारी वगैरह हो रहा था, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। जब इनका, अब देखिए ये जो कितने दोगले नीति वाले थे, इनको समझना है ब्रिटिशर्स को। जब इनका एक्सपेंडिचर बढ़ा, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ रहा, तो अब जहाँ जहाँ इनका कॉलोनी था वहाँ पर ये टैक्सेस, न्यू टैक्सेस लगाना शुरू किए। देखिए इनकम टैक्स इंडिया में लोगों को नहीं लगता था, अब लोगों को अपने खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो इनकम टैक्स क्या देंगे, ठीक है ना। अभी भी हमारे गवर्नमेंट में क्या है कि एक लिमिट अमाउंट तक आप अगर अर्न करने आप करते हैं तो वहाँ तक इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अर्न करते हैं तब इनकम टैक्स लगता है, और यहाँ पर तो लोगों के खाने के लिए पैसा नहीं है फिर भी इनकम टैक्स लाद दिया गया, बस समझे कि नहीं। तो एक तरह से इनकम टैक्स न्यू इंट्रोड्यूस किया गया तुरंत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। उसके बाद देखा गया कस्टम ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, सामान वगैरह आने जाने, निर्यात आयात वगैरह किया जाने लगा, उस पर जो है ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, एक तरह से टैक्सेस लगा दिया गया, जो टैक्स लगता था उससे बढ़ा दिया गया। उसके बाद कह रहा द प्राइसेज ऑफ गुड्स वेर इंक्रीज्ड बिटवीन 1913 टू 1918। अगर सामान की जो गुड्स था, बस समझिए कि नहीं, वस्तुओं का जो प्राइस था, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, ठीक है ना। वस्तुओं का सामान दुगुना हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया हर जगह पे। तो सोचिए एक आम आदमी के लिए जो पहले के तुलना में अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, एक तो उनके पास सोर्स के मतलब इनकम का कोई सोर्स नहीं है, एक तो भूखमरी से मर रहे हैं, उसके बाद भी महंगाई बढ़ गया। तो सोचिए आम लोगों पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कॉमन पीपल है उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर कह रहा है एंड क्रिएट हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, और ये एक तरह से लोगों के लिए बहुत बड़ा महामारी हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, फोर्स रिक्रूटमेंट वाज carried out एंड यूथ पीपल फ्रॉम द विलेजेस वर फोर्स्ड टू बिकम सोल्जर्स। कह रहा है क्या कि यहाँ फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा। यहाँ रिक्रूटमेंट करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से भर्ती, बस समझ नहीं, लोगों को जबरदस्ती, जहाँ इंडियंस को देखते थे हट्टा गुट्टा है, लंबा चौड़ा है, अच्छा तो यहाँ पर देखेंगे अच्छा ये इंडियंस है, हट्टा गुट्टा लंबा चौड़ा है, चलो 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 तुमको भर्ती कर देते हैं, बस समझे कि नहीं। इसमें कुछ लोग अपने मन से भी जा रहे थे। कारण क्या था कि लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था। लगभग उस समय 10 से 11 रुपया पर मंथ में सोल्जर्स को मिलते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ज़्यादा लोग जो इंडियंस जो जा रहे थे वो ज़बरदस्ती जा रहे थे।
एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे इनको एकदम से कंपेल कर रहे थे कि नहीं तुमको चलना है और इसमें लड़ना है वॉर, क्योंकि इनको जो इंडियन आर्मी होती थी एकदम से फ्रंट पर खड़ा कराते थे, बात समझे कि नहीं, लड़ने के लिए, क्योंकि अगर मरते भी हैं पहले तो वो कौन मरेंगे, इंडियन आर्मी मरेंगे, ठीक है ना, इसलिए वो इंडियन आर्मी को बहुत अधिक नंबर्स में भर्ती कर रहे थे, बात समझे कि नहीं। और उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर द वॉर, यहाँ गलती लिखा गया हुआ है, आफ्टर द वॉर इंडियन इंडस्ट्री फेस्ड, ये हो गया ना, हाँ, आफ्टर द वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड हेवी लॉसेज, पीपल सफर्ड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड्स, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक्सेट्रा। कह रहा है क्या कि इस वॉर के बाद इंडिया में जो है फूड जो था, फूड क्रॉप्स था, एक तरह से अनाज वगैरह की जो थी काफ़ी कमी हो गई, और हर जगह पे जो है एक तरह से एपिडेमिक वगैरह भी फैल गया, ठीक है ना। अब क्यों अनाज की कमी हो गई, देखिए ब्रिटेन वगैरह जो था, यूरोपियन कंट्री बहुत सारे जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। अब इन्वॉल्व थे तो वहाँ पर सारे के सारे लोग वॉर में इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन वहाँ कम होगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन कम होगा। अब लोग वॉर लड़ाई लड़ेंगे कि प्रोडक्शन करेंगे, तो अब ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स जैसे कि आपको इनका कॉलोनी था वहाँ से सामान को भेजना शुरू कर दिए, बात समझिए कि नहीं, इम्पोर्ट करना यहाँ से शुरू कर दिए यूरोपियन कंट्री में। अब यहाँ से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ऐसे भी यहाँ पर। उसके अलावा भी क्या हुआ कि जो किसान थे, और सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा फायदा हुआ वो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोगों को फायदा हुआ, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाकर जितने भी वॉर में लगने वाले जो वस्तु थी, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे गोला बारूद बनाने वाला जितने भी कंपनीज थी, उसके बाद जो है कपड़ा बनाने वाले जितने भी कंपनी थी, उसके अलावा और भी जो वॉर में जो लगने वाली गुड्स, एसेंशियल गुड्स था, उसको बनाने वाली कंपनियां जो हैं इसमें राजा हो गई। और जो मतलब आपको छोटी छोटी लेवल की जो कंपनियां थी, सॉरी इंडस्ट्री जो था गांव में लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, वो लोग बिल्कुल इसमें बर्बाद हो गए और पीस गए, ठीक है ना। तो एक तरह से इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड्स हो, यहाँ पर फूड की कमी हो गई, ठीक है ना। और एक तरह से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया, ठीक है ना, एपिडेमिक भी यहाँ पर फैल गया। ड्यू टू दिस अबाउट 20 to 13 मिलियन पीपल वर डाइड। इसमें लगभग देखा कि 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं इसमें मर गए इस एपिडेमिक के चलते, शॉर्टेज के मतलब कि फूड शॉर्टेज की वजह से, हार्डशिप और इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई बढ़ गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है एक वक्त के लिए, तो वो लोग उतनी महंगाई झेल कैसे सकते हैं, नहीं हो सकता है उस। तो ये सब जो था एक तरह से देखा गया कि इंडिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार आया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर ये सभी चीज़ों को देखें तो एक इनका आस था, एक जो था इनके ऊपर जो है विश्वास था लोगों को कि और अमेरिका में जो ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वर्ल्ड वार के बाद जरूर हमको कुछ ना कुछ अच्छा मतलब हमको ऑफर करेंगे, बात समझे कि नहीं। वो तो पहले बोले थे आपको आत्मनिर्णय का आपको अधिकार दे देंगे, ठीक है ना, इसमें स्वराज वगैरह सब आ जाता है, ठीक है ना, लोगों को अधिकार मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का आस था, इसलिए लोग जो है लड़ रहे थे इनके। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या की, रॉलेट एक्ट लगा दी। उसके बाद क्या किया, मतलब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 आ गया, ठीक है ना। ये दो है जो एक्ट है वो क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर थोप दिया गया। और पता ही है रॉलेट एक्ट क्या है, इस तरह और इंडियन बौखला गए और राष्ट्रवाद एक तरह से उग्र रूप से बढ़ने लगा इंडिया में। तो एक तरह से देखें तो नेशनलिज्म के अगर विकास में बात करें, अगर उसके राइज में बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये वाला बात तो अभी तक समझ आ गया होगा कि कौन कौन सा है। आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, हालांकि आपको नोट्स में सभी लोगों को मिल जाएगा। हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अगर आपके पास नहीं है, वो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि टेलीग्राम आपके पास ऐप नहीं है या आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई करके भेजेंगे, नाम बताएंगे किस क्लास के हैं, तो आपको हम जो भी नोट्स चाहिए होगा, पीडीएफ नोट्स जो होगा आपको हम आपके पास भेज देंगे और आप नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। और आपके मेरे नोट्स में तो बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर से ले करके आपको जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन होगा सब मिलेगा। तो इस वीडियो में, ठीक है ना,
केवल इतना ही देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड देयर इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स जब इंडिया में जब फ्री हुए तो किस तरह इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, उसको कैसे दबाने के लिए ये अपना न्यू एक्ट लगाएं और कैसे इंडिया में जो है यहाँ पर देखें कि लोगों को जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किए, मार्शल लॉ लगाए, मतलब हर तरह से ये प्रयास कर दिए कि इंडियन को कैसे डराया जाए, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें जो हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग इंसिडेंट देखेंगे और खिलाफत मूवमेंट, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन दो चीज़ बहुत ही इंटरलिंक्ड है जिसमें रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यार कमेंट भी करो क्या प्रॉब्लम, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कमेंट भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।